हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लल्लू लाल की शादी किंजल नाम की बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की से हुई थी। ऐसे ही एक दिन पति काम पर जा रहा होता है, तभी किंजल उसे बोलती है, सुनिए जी, जरा बाहर से आते वक्त ना हींग की डब्बी लेते आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। लल्लू किंजल की बात सुनकर अपने काम पर चला जाता है। वहीं कमरे के बाहर सोमवती दोनों की बात सुनकर चिंता करते हुए मन में बोलती है, हे भगवान, बहू ने मेरे भोले भाले बेटे से क्या काम करवा दिया। अब वो पता नहीं क्या करके आएगा। कुछ देर बाद में लल्लू अपने सेठ की सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां वो काम किया करता था। तभी वहां उसका सेठ आकर उसे बोलता है, आ गया लल्लू लाल, अब तू जल्दी से सफाई कर दे यहाँ की, ग्राहक आने वाले हैं, सवेरे का टाइम है। जी सेठ जी। लल्लू अपने सेठ की बात सुनकर साफ सफाई करने लगता है। सेठ लल्लू लाल की बेवकूफ वाली हरकतों को भली भांति जानता था। दोपहर का समय था। अचानक से ही साथ वाली दुकान पर चोर घुस जाते हैं और ये बात सेठ को पता चलती है, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर लल्लू लाल से बोलता है, अरे लल्लू लाल, ओ लल्लू लाल, जल्दी से इधर आ, बहुत जरूरी बात बतानी है तुझे। जी सेठ जी, कहिए क्या बात है। अरे साथ वाली दुकान में चोर घुस आए हैं, इससे पहले वो हमारी दुकान साफ करे, अबे तू कर दे। पर सेठ जी, साफ करना तो अच्छी बात होती है, मैं करूं या वो करे, आपका काम तो फ्री हो जाएगा ना। अबे लुटवाएगा क्या मेरी दुकान को, जा जल्दी जाकर काम खत्म कर। पता नहीं सेठ जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, भला साफ करने से दुकान कैसे लुटेगी। खैर जल्दी से जाकर साफ कर लेता हूँ, वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे। इतना बोलकर वो सारे नेकलेस को एक कपड़ा लेकर साफ करने लग जाता है। तभी सेठ बाहर से आता है और देखता है कि लल्लू ने एक भी नेकलेस को अंदर छुपाकर नहीं रखा है, बल्कि इसकी साफ सफाई कर रहा है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा करता है और इतने में ही दो चोर नकली बंदूक लेकर दुकान में आते हैं और बेशकीमती हार चुरा कर ले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। उन सब के बाद में सेठ गुस्सा करते हुए लल्लू लाल से बोलता है, अरे कमबख्त बेवकूफ लल्लू लाल कहीं के, सही नाम रखा है मैंने तेरा, तू निकम्मा है निकम्मा। अरे तूने तो मेरी पूरी दुकान ही लुटवा दी रे। अरे इतनी देर पहले बताया था कि चोर आने वाले हैं, हटा ले सारा सामान। लेकिन तूने नहीं सुनी मेरी बात, मेरा लाखों रुपए का घाटा करवा दिया तूने। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब ये पैसे कौन भरेगा। सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि चोर के साफ करने से पहले मैं साफ कर लूं, इसलिए मैं तुरंत साफ करने लग गया था। सेठ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे जानता हूँ, तुझ जैसे निकम्मे को कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। अरे पैसे जोड़ना तो दूर की बात, तू नुकसान करवाएगा वो अलग। अरे सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपने वो सामान उठाकर रखने को कहा था। अबे मेरा दिमाग मत खाब, निकल यहाँ से और चला जा। सेठ जी, आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैंने तो आपके साथ जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। अरे तुझे निकाल नहीं रहा, घर जाने को कहा था, पर सुन, पास वाली टपरी से मेरे लिए एक शुगर फ्री चाय ले आ। शुगर का मतलब पता है ना मेरे बाप, चीनी चीनी। हाँ सेठ जी, आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं फटाफट जाके आपकी शुगर फ्री चाय लेकर आता हूँ। इतना बोलकर लल्लू पास वाली टपरी पर पहुँच जाता है और सेठ की बात को याद करते हुए सोचता है, सेठ जी ने शुगर फ्री चाय बोली थी, यानी चीनी तो फ्री लेनी पड़ेगी। अरे भैया सुनिए, जरा एक कप चाय पैक कर देना। लल्लू लाल चाय वाले से चाय के साथ थोड़ी सी चीनी फ्री में ले लेता है और उसे अपने सेठ के चाय के कप में मिला देता है, जिसके बाद वो चाय और मीठी हो जाती है। जिसके बाद वो ले जाकर उस चाय को अपने सेठ को देता है, जिसे पीकर उसका सेठ गुस्से में बोलता है, अरे लल्लू, ये क्या है इतनी मीठी चाय? अबे तुझे शुगर फ्री चाय लाने को कहा था और तू तो चाशनी में डुबो कर ले आया। अबे नाच पीटे लल्लू, दफा हो जा यहाँ से।
माफ कर दीजिए सेठ जी, मैंने तो आपकी बात मानी थी। अबे जाता है कि दुकान के नीचे। डरकर लल्लू लाल आगे भाग जाता है। तब उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है। तभी वो पास की दुकान पर जाता है और बोलता है, भाई साहब जरा एक हींग की डिब्बी देना। ये लो। अरे ये तो भरी हुई है। ये ऐसे ही आती है भरकर। लल्लू लाल उसे पैसे देकर आ जाता है और रास्ते में बोलता है, अरे किंजल ने तो हींग की डिब्बी मंगवाई थी, पर इसमें तो हींग भी है। अब इसका क्या करूं? एक काम करता हूं, ये हींग फेंक देता हूं और डिब्बी किंजल को दे दूंगा। लल्लू लाल घर जाता है और अपनी बीवी को हींग की डब्बी देते हुए बोलता है, ये लो। अरे ये तो खाली डब्बी है, इसके अंदर की हींग कहाँ चली गई? अरे तुमने ही तो कहा था कि हींग की डिब्बी ले आना। इसके अंदर की हींग आई थी, लेकिन मैंने फेंक दी। पहले बताती कि तुम्हें अंदर वाली हींग चाहिए तो मैं डिब्बी फेंक देता और हींग ले आता। अरे बहू, क्यों मेरे भोले भाले बेटे को सुनाई जा रही है? तुझे कितनी बार कहा है कि इससे कोई काम मत करवाया कर। हाँ माँ जी, मैं तो आपके लाडले बेटे के बारे में भूल ही गई थी। ये बोलकर वो दोबारा से सब्जी बनाकर खाना तैयार करती है, जिसके बाद सब खाना खा लेते हैं। और रात को किंजल अपने पति से सोते वक्त बोलती है, अरे लल्लू जी, आपको पता है कल पीछे वाली गली में चोर आ गए थे, काफी सामान चुरा के ले गए हैं। आप अपने घर का ध्यान रखना, कहीं यहाँ ना आ जाए। उसी रात अचानक से 2 चोर लल्लू के घर आ जाते हैं और बड़ी सफाई के साथ सारा सामान चोरी कर लेते हैं। तभी वहाँ लल्लू लाल आता है और उनसे बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो, हम चोरी कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इस तरह चोर सारी कीमती चीजों को और पैसों को चुरा कर ले जाते हैं और लल्लू लाल बड़े आराम से कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उठकर किंजल घर का हाल देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सास सोमवती भी वहाँ आती है और बोलती है, अरे बहू, क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर कान के पर्दे फाड़ रही है? अरे माँ जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, घर से सारे गहने पैसे चोरी हो गए। लल्लू जी, मैंने आपको कहा था ना कि घर का ध्यान रखना, कहाँ थे आप? अरे देख ही तो रहा था, रात को 2 चोर आए थे। मैंने पूछा उनसे, भाई क्या कर रहे हो? तो मेरे को चुप होने के लिए बोल दिया, मैं चुप हो गया। अरे वो चोरी कर रहे थे और आपने उन्हें चोरी करने दी। कम से कम मुझे और माँ जी को तो बता देते। अरे तुम बताने को कहती तभी तो बताता ना तुम्हें। तुमने बस देखने को कहा था तो मैं देख रहा था। लल्लू जी, इस बार तो आपने हद ही कर दी। अरे घर की सारी कीमती चीजें चोरी करवा दी। निकल जाइए इस घर से, यही है आपकी सजा। पर मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, लेकिन जब तक समझदार नहीं हो जाते ना, इस घर में वापस मत आना। आपको 1-1 रुपए की कीमत जब समझ आ जाएगी ना, तब हमारे पास वापस आ जाना। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू। अपनी पत्नी और माँ की कड़वी बातें सुनकर लल्लू लाल घर से निकल जाता है और एक नदी के किनारे जाकर सोचकर रोने लगता है। तभी पास बैठे एक बूढ़े को हार्ट अटैक आता है। लल्लू उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाता है और अपने मेहनत करके कमाए पैसे वो डॉक्टर को देता है ताकि उस बूढ़े इंसान का इलाज हो सके। अगले दिन उस बूढ़े व्यक्ति को होश आता है और वो बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर तुम दुखी क्यों हो? लल्लू उसे अपनी सारी बातें बता देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ही अमीर और समझदार था, वो लल्लू को समझता है और उससे छोटे छोटे काम करवाकर उसे हर बात की सीख देता है। देखते ही देखते 8 महीने बीत जाते हैं और अब लल्लू लाल पूरी तरह से समझदार हो जाता है। इस तरह लल्लू अपने घर लौटकर वापस आता है, जहां उसकी पत्नी उसके घर के अंदर आने से पहले कुछ सवाल जवाब करती है, जिसके सारे जवाब लल्लू सही सही देता है और उसके बाद दोनों खुश होकर उसे अपने घर के अंदर बुला लेती हैं और उसके बाद से लल्लू खुशी खुशी रहने लगता है। अरे यार, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताएं तुझे, हमारी तो लगता है जिंदगी जैसे नरक बन गई हो। ये पहेलियां मत बुझा और सही से बता क्या हुआ। अरे यार,
सब तेरी भाभी की करामात है जो मेरी जिंदगी में शनि की साढ़े साथी बनकर मंडरा रही है। अरे इससे तो अच्छा होता कि हम शादी ही ना करते। साला जब हमारा मन होता है तभी उसे पूरी दुनिया के सारे काम याद आते हैं। बेबी ये काम करना जरूरी है, वो करना जरूरी है। अरे जब उसका मन होता है ना तो हम बिजी होते हैं। अभी कुछ जज मत करना, आगे सुनो। हाँ तो बात ये है, अगर हम उसे मना कर दें कि हमें काम है तो मुझ पर अपना रुद्र रूप दिखाती है। बेलन, चमचा, झाड़ू, बर्तन सब फेंक के मारती है। और इतना ही नहीं, उसके लिए कुछ अच्छा कर दूं तो बोलेगी, अजी ये क्यों किया आपने। अरे यार, ये तो थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में चलता ही है। तू नया थोड़ी है। बहुत नया हूँ यार, बहुत। तेरे साथ ऐसा होता जब तुझे पता चलता। अभी परसों की ही बात है, मैंने उसके बर्थडे के लिए होटल में जाकर रूम बुक किया, अपने हाथों से डेकोरेशन की, बर्थडे सरप्राइज प्लान किया। और चुड़ैल सी ने रूम में जाकर पता है क्या बोला? क्या बोला? जैसे ही रुद्र इशिका को कमरे में ले जाता है, वो वहाँ आकर आराम से बैठ जाती है और कहती है, रुद्र ये सब क्या है यार, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अगर ये सब ही करना था तो घर पे कर लेते ना। देखो सारे फूल भी मुरझा जाएंगे, कैंडल भी बुझ जाएंगी, और लाइट वो तो घर के रूम में भी होती है ना। बट ईशू माय डार्लिंग, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया। कैसा लगा वैसे तुम्हें? ओके ओके, वरना ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। ओके ओके, यही से ओके ओके लग रहा है। मेरी 2 दिन की मेहनत लगी है इस चुड़ैल को खुश करने में, और चुड़ैल सी ऐसे बोल रही है कि सब वेस्ट है। वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं? आओ बेबी, केक काटते हैं। इतनी दूर हम यही तो करने आए हैं। इतना बोलकर दोनों साथ में केक कट करते हैं। एक दूसरे को केक खिलाते ही दीवार पर लगी घड़ी में रात के 10 बजते हुए देखकर इशिका जोरों से चिल्लाते हुए कहती है, ओह नो रुद्र, जल्दी से रिमोट दो ना। अरे टाइम निकलता जा रहा है, रुद्र जल्दी करो ना, वरना मेरे बाबू का अंगना का एपिसोड निकल जाएगा। तभी इशिका को रुद्र के पैर के नीचे रिमोट दिखाई देता है और उसी को उठाने के चक्कर में वो रुद्र के पैर को खींच लेती है, जिसकी वजह से रुद्र धड़ाम से गिर जाता है और अपने पति को संभालने की बजाय वो रिमोट उठाकर टीवी ऑन करके मेरे बाबू का अंगना देखने लगती है। ये नजारा देखकर जमीन से उठकर वो कहता है, यहाँ मेरे लग गई, लेकिन इसको ये नहीं हुआ कि अपने पति को भी देख लूं। हाय मेरी कमर। कुछ देर बाद, ईशू मेरे बाबू का अंगना खत्म हुआ कि नहीं? इसकी जगह हमें एक दूसरे को टाइम भी तो देना है ना। नहीं हुआ बेबी। इशिका यार क्या करती हो, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड तो करो। क्या नाटक देख रही हो? 5-6 हजार खर्चा करके बाबू का अंगना नहीं देखने आया। सारा पैसा, सारी मेहनत उस चुड़ैल सी ने मेरी खराब कर दी। अरे मन आता है कि कभी कभी तो गला ही दबा दूं उसका। अरे चुप हो जा, अब ज्यादा बुराई मत कर भाभी की। अरे आज तो तू मुझे सब कह लेने दे, घर जाकर तो मुझे कुछ कहने नहीं देती, जब देखो मारती रहती है। अरे ये क्या इशारे कर रहा है तू? जरा पीछे तो देख। नितिन के बोलते ही रुद्र पीछे मुड़कर देखता है और अपने पीछे उसे इशिका का रुद्र रूप दिखाई देता है, क्योंकि वो उसकी सारी बातें सुन चुकी थी और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ इशिका उसको देखकर बोलती है, क्या बोला था तुमने मुझे? गला दबाकर मारोगे? मैं बहुत मारती हूँ तुम्हें। अच्छा नितिन, अब हम चलते हैं। रुद्र घर चले। इशू बेबी सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने। इसके बाद इशिका उसे लेकर घर आती है और घर लाकर पीट पीट कर रुद्र का हाल बेहाल कर देती है। इस तरह दोनों सो जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। इशिका अपनी सहेलियों के और पड़ोस में, साथ ही टीवी में भी बच्चे देखकर सोचती है कि उसका भी खुद का बेबी होना चाहिए। तो रात को जब रुद्र ऑफिस से घर आता है तो वो उसे प्यार से उसकी सेवा करती है और अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद कमरे में ले जाकर उससे कहती है, जान, मैं सोच रही थी हम दोनों के बीच में वो आ जाना चाहिए। वो कौन? तुम्हारा भाई? नहीं रुद्र, हमें वो प्लान करके वो लाना चाहिए। सबके पास वो है, बस हमारे पास नहीं है वो। यार ये वो कौन है? रुद्र बेबी है। हाँ मैं तुम्हारा ही बेबी हूँ। अरे तुम नहीं पागल, हमारा होने वाला बेबी। क्या? सच?
हमारा बेबी आने वाला है। अरे अभी कैसे आएगा? तुमने सोचा ही कहाँ है इसके बारे में? इतनी देर से यही तो कह रही हूँ कि अब हमें एक बेबी कर लेना चाहिए। हे भगवान, डायरेक्ट ही कह देती कि यू वांट अ बेबी। मेरी इशू को बेबी चाहिए। दोनों इस बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं और प्यार से ही रहने लगते हैं। लेकिन उनके बीच में फाइटिंग भी होती रहती है। ऐसे ही एक दिन इशिका बहुत ही ज्यादा वीक फील करती है, तो रुद्र उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करने के बाद बताती हैं। कांग्रेचुलेशन, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। सच डॉक्टर? हाँ, और अब से आप दोनों को अपने बेबी का बहुत ख्याल रखना होगा। ये बात सुनकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं और घर वापस आते हैं। इशिका का ख्याल रखते रखते रुद्र को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन। चलो चलो इशू, अच्छे से खत्म करो, हमारे बेबी को भूख लग रही होगी। नहीं रुद्र, अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा। कोई बहाना नहीं चलेगा, चुपचाप से खत्म करो इसको। अच्छा ठीक है। रुद्र, सामान उठाओ सारा। क्या हुआ तुम्हें और कहाँ जाना है हमें? अरे मेरा दिमाग मत खाओ, सामान उठाओ, वो आने वाला है, जल्दी चलो हॉस्पिटल। इशिका की बात मानकर वो जल्दी से सामान उठाता है और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कुछ ही देर के बाद इशिका को एक बहुत ही प्यारा सा राजकुमार होता है। रुद्र उसे अपनी गोद में लेकर बहुत खुशी महसूस करता है। 5 दिन के बाद दोनों आराम से सो रहे होते हैं कि तभी पीयूष के रोने की आवाज आती है और ऐसे में इशिका रुद्र से कहती है, अरे रुद्र, पीयूष रो रहा है, जरा इसको भी देख लो। मैं नहीं, तुम देख लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ देखो ना, क्यों रो रहा है। इशिका के कहने पर रुद्र ही पीयूष को जाकर देखता है। वो उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चुप ही नहीं होता। तभी वो पीयूष को संभालने के लिए इशिका से कहता है और इशिका पीयूष को लेकर बोलती है, जरा सा संभाल नहीं सकते तुम इसे? देखना, पीयूष ने कब से कुछ नहीं खाया, ये नहीं हुआ कि अपने बच्चे को दूध दे दूं। दूध पीने के बाद पीयूष के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी सो जाते हैं। 1 घंटे के बाद एक बार फिर पीयूष के रोने की आवाज आती है। साथ ही इस बार फिर से इशिका रुद्र को ही उसे उठाने को कहती है। रुद्र पीयूष के पास जाता है तो देखता है कि उसे कोई गंदी सी स्मेल आ रही है। तभी रुद्र बोलता है, इशिका देखो ना, पीयूष ने शायद पोटी कर दी है, उठो और साफ करो उसको। इशिका उसे मना कर देती है, जिसके बाद रुद्र को ही ये साफ करने के लिए जाना पड़ता है। पीयूष रोने लगता है, साथ ही रुद्र उसका डायपर निकालकर अपने हाथों से उठाकर सड़ा सा मुंह बनाकर उसे फेंक देता है, लेकिन वो डायपर सीधा जाकर इशिका के मुंह पर गिरता है और इशिका उस गंदे स्मेल को सूंघकर उठ जाती है। साथ ही रुद्र का हाल बेहाल कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। पीयूष काफी देर से रो रहा होता है कि तभी इशिका रुद्र से कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कब से रो रहा है और दूध भी खत्म हो गया है, जाओ जाकर दूध लेकर आओ। अरे तुम्हारा वो कितना दूध मांगता है, सुबह से 2 किलो दूध यूं ही खत्म कर डाला। कभी खुद भी जाया करो अपने पीयूष के लिए दूध की बोतल लेने, खुद ही संभालो अपने बेटे को, तंग करके रख दिया है बिल्कुल मुझे। ऐसा बोलकर रुद्र खुद को कमरे में बंद कर लेता है और पीयूष के आने से रुद्र पर जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर चिढ़ जाया करता। लेकिन आपसी समझदारी से दोनों पति पत्नी अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाना सीख जाते हैं और खुशी खुशी एक बार फिर से जिंदगी की अपने बच्चे के साथ में नई शुरुआत करते हैं। मेघना एक शादी में बैठकर शादी को एंजॉय कर रही होती है। कुछ ही देर के बाद उसका पति विशु हाथों में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए उसके पास आता है और उसको कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है, तो अब कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा। पता था मुझे कि शादी में आकर तुम्हें अच्छा लगेगा, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। हाँ, पर अब घर चले? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं ना। इतना बोलकर वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर उसको बाहर ले जाता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। विशु मेघना को उदास देखकर उसके लिए गाना गाने लगता है, पर मेघना कार की विंडो पर अपना सर रखकर चुपचाप बैठी रहती है।
उसको ऐसे खोया खोया देखकर विशु उससे बोलता है। मेघना, क्या हुआ? मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम कुछ उदास हो क्या? उदास नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वो बस थकान की वजह से लग रहा होगा आपको। मुझे सब पता है। सरला बुआ की बातों को याद करके दुखी हो ना, जो उन्होंने शादी में आने से एक दिन पहले बोली थी। नहीं, हाँ क्या करूँ मैं, उनकी बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। अब उनका कहना भी सही था ना। तुम ज्यादा मत सोचो, उनकी आदत है बोलने की। विशु के ये बोलते ही मेघना सरला की बात को याद करने लगती है, जहाँ सरला उसके पास आकर उससे बोलती है। अरे मेघना बहू, तुम विशु के साथ शादी में जा रही हो, वो भी इतनी दूर। हाँ बुआ जी, मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं बहू, मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए शादी में। अब तुम्हें पता तो है कि तुम बिना किसी सहारे के चल नहीं सकती। ऐसे में विशु खुद को संभालेगा या तुम्हें? सरला मेघना को उसके लंगड़े होने का एहसास करवा ही रही होती है कि विशु वहाँ आ जाता है और अपनी बुआ की सारी बातें सुनकर उनसे बोलता है। बुआ जी, मेघना को मैं संभालूंगा, ना कि आप, तो आप टेंशन मत लो। और वैसे भी डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, कुछ ही दिनों में मेघना के पैरों में लगा रोड निकल जाएगा और वो एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगेगी। अब मुझे क्या बेटा, मेरा काम था तुम्हें सही राह दिखाना। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बिल्कुल, और हाँ, आराम से जाइएगा। इतना बोलकर सरला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मेघना उसके साथ शादी में जाने से मना करने लगती है, लेकिन विशु उसे समझा लेता है। कुछ ही देर के बाद विशु और मेघना शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो लोग शादी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों बात करते हुए शादी से घर वापस आ रहे होते हैं और कार में बैठे हुए विशु मेघना से बोलता है। अगर बुआ जी की बातों को याद करके खुद को और दुखी कर लिया हो तो अब मुझसे भी थोड़ी बात कर लो। यार तुम दुखी क्यों हो रही हो? बहुत जल्द तुम्हारे पैरों में ये जो रोड लगी है ना, वो निकल जाएगी और देखना तुम फिर से पहले की तरह चलने लगोगी। और अगर मैं पहले की तरह नहीं चल पाई तो, और अगर रॉड निकालने के बाद भी मैं लंगड़ी हो गई तो सब मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बनाएंगे। सब जानते हुए भी उस दिन हॉस्पिटल में आपने मुझसे शादी की। अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं आपको वो शादी कभी ना करने देती। मैं कोसती हूँ उस दिन को जब मैं अपनी शादी वाले दिन घर से बाहर गई। किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, इसके लिए खुद को मत कोसो कभी। एक बार फिर मेघना रोने लगती है और उस दिन को याद करती है जब वो अपनी शादी वाले दिन सुबह सुबह अपनी माँ कुसुम के पास जाकर उनसे बोलती है। माँ, विशु को सरप्राइज देने के लिए मैंने एक फोटो कोलाज बनवाया है और अब तक उस शॉप वाले ने मुझे दिया नहीं है। प्लीज मुझे वो कोलाज लेने जाना है, जाने दो ना माँ। आज तेरी शादी है और जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू कहीं नहीं जाएगी। और रही बात तेरी कोलाज की, तो वो मैं किसी और से मंगवा दूंगी। पर शादी रात को है माँ, अभी जाने दो ना। एक बार बोल दिया ना कि नहीं जाना तुझे बाहर, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? बेटा अपनी शादी वाले दिन लड़की घर से बाहर नहीं जाती, अपशगुन कहा जाता है उसे। अब क्या करूँ, माँ तो मान ही नहीं रही। मेघना अपनी माँ की बातें सुनकर मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर के बाद मौका देखकर अपनी स्कूटी लेकर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब मेघना की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और अपने सामने विशु को देखकर रोते हुए उससे बोलती है। आज हम दोनों की शादी थी और मैं यहाँ। हमारी शादी आज है मेघना, तो ये शादी आज ही होगी। वो कैसे? तुम क्या करने वाले हो? इतना बोलकर विशु बाहर जाकर अपनी कार की डिग्गी में रखे शादी के सामान में से सिंदूर लाकर उसकी मांग भर देता है। कुछ ही देर के बाद मेघना बेड पर बैठने के लिए अपने पैरों को मोड़ती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती और विशु से कहती है। विशु, मैं अपना पैर नहीं मोड़ पा रही, पता नहीं क्या हो गया। मेघना शांत हो जाओ, सब ठीक है। वो बस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे पैरों में थोड़ी चोट लग गई थी, जिस वजह से तुम्हारे पैरों में रोड लगी है। कुछ ही दिनों में वो भी निकल जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगी।
अब कुछ ठीक नहीं होगा विशु। मैं जिंदगी भर के लिए लंगड़ी हो चुकी हूँ। तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने मुझसे शादी कर ली। पहले तो खुद को लंगड़ी बोलना बंद करो। और रही शादी की बात, अगर ये हादसा तुम्हारे साथ शादी के बाद होता तो क्या तब भी तुम ऐसे ही बोलती? पर तुम्हारे पास तो शादी से पहले मौका था ना, तुम मेरी जगह किसी और को भी चुन सकते थे, फिर क्यों की ये शादी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेघना। अगर मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? मुझे पता है मेघना, तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ती। विशु का प्यार देखकर मेघना उसको पकड़कर रोने लगती है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। वो दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए वापस अपने घर लौट आते हैं। घर आते ही 3 दिन के बाद विशु उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसके पैरों से रॉड निकाल देते हैं और मेघना को चलने के लिए कहते हैं। पर मेघना पहले की तरह नहीं चल पाती और वो हमेशा हमेशा के लिए लंगड़ी हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मेघना दीवार पर लगी अपनी और विशु की फोटो के कोलाज को देखते हुए विशु से बोलती है, विशु, जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं लंगड़ी हो गई हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ था। पर आज तुम्हारा साथ पाकर मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं लंगड़ी हूँ या चल सकती हूँ। मेघना, कमी हर किसी में होती है और ऐसे में लोगों को अपनी कमी को कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के नजरिए से देखना चाहिए। पर मेरी ताकत तो तुम हो ना। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई चिंता नहीं है कि कौन मुझे क्या कहता है, क्या सोचता है। उसकी बातें सुनकर विशु उसे गले लगा लेता है और मेघना अपनी कमी को अपना लेती है। साथ ही अनाथ आश्रम के दिव्यांग बच्चों को और बड़े बूढ़ों को मदद करती है, ताकि वो लोग मेघना की तरह अपनी कमी को देखकर खुद पर अफसोस ना करें, बल्कि वही लोग आगे चलकर अपना नाम रोशन करें और मेघना की तरह औरों की हेल्प करके उनको भी एक कामयाब इंसान बनाए, जिसके बाद मेघना अपने पति के साथ अपने जिंदगी की नई शुरुआत करके खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।